बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुद्दों से लेकर बयानों की चर्चा होने लगी है। विपक्ष सियासी मुद्दों को गुब्बारा फुला रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस गुब्बारे की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही गुब्बारे की हवा निकालते हुए जब मुख्यमंत्री ने विपक्ष के जो कमियां थी उनको गिनाया तो ओवैसी ब्रिगेड मुसलमानों को भड़काने लगी। वो ओवैसी ब्रिगेड जो उत्तर प्रदेश में न 3 में है न 13 में, लेकिन हर मुद्दे पर सबसे पहले बयान जरूर देती है। जब बात मुसलमानों की हो तो सबसे बड़ा मसीहा बनने की कवायद होने लगती है। ऐसा ही अब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पुरानी सरकार के पापों को गिनवाया। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? इस बयान पर विपक्ष में सबसे पहले सामने आए भाईजान के नेता, और जो बयान वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने वाला है। वो विषय को भटकाने के लिए बात करें। कब नमाज हुई? और याद रखिए, आप जो भड़का करके ये लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग जाकर के मस्जिदों में इस तरह की हरकत करें, हम ये होने नहीं देंगे। ये बयानबाजी कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के लिए फील्डिंग जैसी दिख रही है, क्योंकि ओवैसी तो शुरू से ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन वाली आस लगाए बैठे हैं। कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है, बीजेपी को रोकने के लिए तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब समझता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ऐसे में उनको भड़काने वालों की तिकड़म कभी कामयाब नहीं होगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है। करीब 40 घंटे बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है, जिसमें वो नाम और वो खुलासे होंगे जिन पर इस समय पर्दा डाला हुआ है। और जैसे ही योगी की टेबल पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पहुंचेगी, सीएम एक्शन वाला सबसे बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि वो मामला सामने आने के बाद से ही कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इसी का नतीजा है कि अभी तक 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं तो कई रडार पर आ गए। इन सब के बीच चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया गया है। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर स्टेट ऑफ यूपी से स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है, एक डिटेल्ड स्टेटस, और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो मंडे को सुनाई होगी। यानी 20 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कोई आदेश देगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई की निगरानी में कराने की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। अयोध्या के बाद अब संतों ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए सनातनी उद्घोष कर दिया है, जिसके लिए संतों की तरफ से 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कार सेवा का ऐलान किया गया है। हरिद्वार में आयोजित एक अहम बैठक के बाद संतों ने कार सेवा की हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे। जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। संतों का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि से हर सनातनी की आस्था जुड़ी हुई है और इसके लिए आंदोलन का सही समय आ गया है। वैसे कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उधर हिंदू पक्ष ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने के लिए मुस्लिम पक्ष को हरियाणा के मेवात में 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया है। कांवड़ यात्रा 2026 से पहले एक बार फिर कांवड़ रूट पर होटल ढाबों के लिए वेरिफिकेशन का मुद्दा चर्चा में है। मुजफ्फरनगर में एक पंचायत की गई, जिसमें दुकानदारों और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन और पहचान संबंधी जानकारी पब्लिक करने की मांग की गई, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों की शुद्धता के साथ किसी भी तरह की लापरवाही रोकी जा सके। इसके लिए मुजफ्फरनगर के बरला में पंचायत की गई, जिसमें योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज ने दुकान संचालक और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन की बात की। जो भी अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपने मोटे अक्षरों में नाम लिखे, जिससे कि खाने वाले को पता लग जाए कि ये दुकान किसकी है।
साथ ही स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ियों से भी सतर्क रहने की अपील की। किसी भी दुकान से खरीदारी करते वक्त उसका वेरिफिकेशन जरूर कर ले। अब देखना होगा कि कांवड़ रूट पर खाने की दुकान और ढाबों पर कब तक बड़े अक्षरों में नेम प्लेट लगेगी, क्योंकि चेतावनी तो लगातार मिल ही रही है। उत्तराखंड में पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों के कब्जे से जाली नोट, नकली नोट छापने वाला प्रिंटर और एक कार बरामद की है। मामले में पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। 1,05,000 के नकली नोट, प्रिंटर बरामद किए गए। इससे पहले भी 4 आरोपियों को 84,500 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ढाबे और कपड़ा कारोबार के आड़ में जाली करेंसी का नेटवर्क चला रहे थे और कांवड़ की आड़ में फर्जी नोटों को सर्कुलेट करने की साजिश कर रहे थे। इसमें मुख्य आरोपी बैंक फ्रॉड और नकली नोटों के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और दूसरे पर पहले भी NDPS एक्ट लग चुका है। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और गिरोह के बाकी लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुभेंदु सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त और अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर बड़ी स्ट्राइक की है। एक तरफ ऐसे मदरसों की जांच के लिए एक भारी भरकम कमेटी बनाई गई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने एंटी सोशल बिल लाकर सामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की भी तैयारी शुरू की है। सरकार के इन फैसलों से अवैध मदरसा और मदरसों में अवैध गतिविधि चलाने वाले भाईजान बेहद खौफ में हैं। स्थानीय भाषा में खारिजी मदरसा कहे जाने वाले इन मदरसों के कार्य प्रणाली, फंडिंग और छात्रों की संख्या को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। মাদ্রাসাতে এডুকেশনে কি সিলেবাস পড়ানো হয়, কতগুলো ছেলে মেয়ে, ডেটা কি বলছে। सर्वे के लिए सरकार ने 18 सदस्यों की एक बड़ी और ताकतवर कमेटी का गठन कर दिया है। সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আজকের সমস্যা নয়, সরকার যখন ছিল তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসের আতুরঘর। তিনি বলেছিলেন আইবি ইনপুট নিয়ে। पहले चरण में कमेटी कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, नदिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में जमीनी स्तर पर ये जांच करेगी और यदि इनमें गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे मदरसों पर सरकार हमेशा हमेशा के लिए ताला लटका देगी। बंगाल में भ्रष्टाचारियों पर कानून शिकंजा तो कस ही रहा है। अजब गजब तरीके से आम जनता भी उन्हें सबक सिखा रही है। अंडे फेंकने के अलावा पूरे प्रदेश में एक और तरीका काफी आगे बढ़ रहा है और अब बैरकपुर में पूर्व विधायक के बेटे पर अंडे को तो चलाया ही गया, ढोल भी बजाए गए। आरोपी को पुलिस जब गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों ने उन पर अंडों की बरसात कर दी। पुलिस उन्हें 1 करोड़ की लॉटरी छीनने और मारपीट के एक मामले के आरोपी पूर्व टीएमसी विधायक के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई थी। लोगों को रस्सियों की मदद से आरोपी से दूर रखा गया, लेकिन जैसे ही आरोपी बाहर आया, हमला हो गया। आरोपी जल्दी से दौड़कर पुलिस वैन में जा घुसा, लेकिन कई लोग वैन पर खिड़की से लटककर उस पर अंडा फेंकने की कोशिश करने लगे। लेकिन गुस्सा निकालने के साथ ही लोगों ने इस कार्रवाई पर जश्न भी मनाया। इससे पहले तक हाफ पैंट से लेकर जूतों की माला पहनाने तक की खबरें आती रही है, लेकिन इस बार अंडे के साथ ही ढोल बजाने की खबर से पुलिस की परेशानी थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि भीड़ के हिंसक होने से बेहतर है वो ढोल ही बजाए। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने नामांकन भर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में नामांकन भरकर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन मंच पर आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करते हुए नरोत्तम मिश्रा फपक पड़े और उनकी आंखों से उस दर्द के आंसू बहने लगे जो शायद कभी जुबान पर न आए। दतिया में सभा के दौरान जैसे ही नरोत्तम भाषण देने आए, उनके शब्द बहुत कुछ कह रहे थे। कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक दरवाजे पर अपना शीश लगाऊंगा, एक गांव के अंदर जाऊंगा, नरोत्तम मिश्रा को भावुक देख वहां मौजूद नेताओं ने उन्हें ढांढस बंधाया और फिर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। नरोत्तम जो दतिया के कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक रहे और आज जब वो आशुतोष तिवारी के समर्थन में सभा करते दिखे। इससे पहले सीएम मोहन यादव के साथ नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी का नामांकन करवाने के लिए भी पहुंचे थे। आशुतोष तिवारी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है और जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तो उनके समर्थकों ने दतिया में बवाल भी किया था। हालांकि नरोत्तम ने इसे पार्टी आलाकमान का फैसला बताते हुए शांति की अपील की थी। और बात पते की में कल हमने आरपीएफ जवानों की दबंगई की खबर आपको दिखाई थी। कैसे आगरा में एक डिप्टी स्टेशन मास्टर को जवान घसीटते हुए थाने ले जाते नजर आए थे। अब इस मामले में बीजेपी सांसद का गुस्सा फूट पड़ा है।
और उन्होंने स्टेशन पहुंचकर ऐसा करने वाले आरपीएफ जवानों की जमकर क्लास लगाई। बताया कि लोगों से कैसे व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था उसने आरपीएफ पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करना, इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। सांसद राजकुमार ने स्टेशन मास्टर के परिवार से मुलाकात कर आरपीएफ जवानों पर कार्रवाई का भरोसा दिया और भविष्य में ऐसा दोबारा न करने की भी बात कही। बाकी इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, पहले माफी तो 10 बार घर जाके मांगेंगे तुम्हारे। फिलहाल वीडियो के आधार पर चारों जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब सांसद साहब कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है और इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हो गया है और अब कल से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद लखनऊ से कानपुर तक सिर्फ 35 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। और आज हम प्रदेश के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे से शुरू होने से सफर आसान ही नहीं होगा, बल्कि यूपी के सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी को भी नई मजबूती मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुजारी की पिटाई के बाद घसीटने वाले आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने आरोपी दरगाह के केयर टेकर के अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया है। कुरुक्षेत्र में जिस दुर्योधन ने मंदिर के पुजारी से दरिंदगी की, उसका ऐसा हाल हुआ कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा है। बची कसर अब बुलडोजर ने पूरी कर दी है। हैवानियत पर इसके अवैध घर और दरगाह को तोड़ दिया गया। देखिए कैसे पुजारी को पीटने वाले के घर पर महाबली प्रहार हो रहा है। बुलडोजर अवैध घर की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। आरोपी जिस दरगाह का केयर टेकर था, उसका भी बुलडोजर पूरा हिसाब कर रहा है। अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। पुजारी को घसीटकर अधमरा करने वाला ये वही आरोपी पंकज है, जो खुद अब पैरों पर चलने लायक नहीं है। बताया जा रहा है कि भागने के लिए पुल से कूदते वक्त इसकी टांग टूट गई थी। पंकज ने 74 साल के पुजारी योगीराज गिरी की पीट कर टांग तोड़ दी थी, फिर मफलर से घसीटकर ले गया था। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच सड़क पर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी कांस्टेबल ने अपनी पिस्टल से प्रियंका को गोली मार दी और घायल पत्नी को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। महिला को सड़क पर घायल देख एक डिलीवरी बॉय ने उसे किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया। तो मैंने अपनी स्कूटी रोकी और मैं तुरंत लड़की के पास गया। मैंने उससे हालचाल पूछने की कोशिश की, तो देखने में लगा कि वो लड़की शायद 90% तक खत्म हो गई। थोड़ी सी सांसें चल रही थी, तो मैंने अपने फोन से वीडियो बनाया उसका, फिर ऑटो को जल्दी जल्दी रोका हम लोगों ने। हालांकि डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी की पहचान मनीष भाटी के रूप में हुई है, जो पूर्वी दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में तैनात है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मौके वारदात से सबूत इकट्ठा कर सभी एंगल की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपने बच्चे से भारत विरोधी नारे लगवाने वाले एक मुसलमान युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई एक ऐसे वीडियो के आधार पर की, जिसमें वो अपने छोटे से बच्चे से देश विरोधी नारे लगवाता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पुलिस की गिरफ्त में ये वही वसीम मोहम्मद है, जो अपने बच्चों को देश विरोधी की घुट्टी पिला रहा था, पाकिस्तान के समर्थन में नारे और अपने ही देश के लिए नफरत भर रहा था। पाकिस्तान का है बाबू तू? पाकिस्तान का हूँ, बोल दे बेटा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा बाप पाकिस्तान का है, बोल दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल। इसकी पत्नी की ही शिकायत पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और ऐसा इलाज किया कि इसका सारा पाकिस्तान प्रेम छू मंतर हो गया। अब देखो कैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
पुलिस के मुताबिक वसीम मोहम्मद पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चल रहा है। इसकी पत्नी ने इस पर मारपीट करने का मामला दर्ज कर रखा है। फिलहाल आरोपी वसीम को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हॉर्न बजाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पड़ोसियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई भी इस फायरिंग में घायल हुआ है। देखिए, सिर्फ एक हॉर्न और फिर ताबड़तोड़ गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंज उठा गाजियाबाद का लोनी इलाका, जिसने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। दरअसल आरोप है कि घर लौटते वक्त बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें विपिन कुमार को गोली लगने से उसके इलाज के दौरान मौत हो गई और उसका छोटा भाई घायल हो गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर तेज रफ्तार की सनक अक्सर जानलेवा हादसे की वजह बनती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओवर स्पीडिंग की ऐसी ही सनक ने एक स्कूटी सवार की जान ले ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए हादसे का जो वीडियो सामने आया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कैसे एक ओवर स्पीडिंग कार सामने से आ रही एक स्कूटी सवार के लिए काल बन गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर कार से कंट्रोल खो बैठा और स्कूटी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार करीब 10 फीट ऊपर हवा में उछलकर नीचे आ गिरा। इससे उसकी मौत हो गई। बेकाबू कार ने सामने से आ रही एक स्कूल वैन को भी टक्कर मार दी। ये बताया जा रहा है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। ओवर स्पीडिंग से ऐसा ही दर्दनाक हादसा राजस्थान के बालोतरा में हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क किनारे गिरे। 3 अलग अलग राज्यों में हुए हादसों के पीछे वजह सिर्फ एक ही थी कि ओवर स्पीडिंग, जिसने पल भर में परिवारों की चिराग बुझा दी। आज एसएल परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का आज दोपहर 12 बजे मुंबई में निधन हो गया। गोयनका जी के निधन पर देश भर की कई नामचीन हस्तियों ने अपना दुख जाहिर किया है। प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता 96 साल के श्री नंद किशोर गोयनका जी नहीं रहे। सोमवार दोपहर 12 बजे उन्होंने मुंबई स्थित अपने निवास पर अंतिम सांसें ली। श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ए रोड वसंत सागर मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 28 सितंबर 1930 को जन्म लेने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी हमेशा राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गौ सेवा में समर्पित रहे। वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। इसके अलावा अग्रसेन व्यापारियों के महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मंगलवार दिनांक 14 जुलाई सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन से हरियाणा में उनके पैतृक शहर हिसार लाया जाएगा। उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए हिसार स्थित उनके निवास 166 गोयनका हाउस कृष्णा मंडी में रखा जाएगा। श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई यानी बुधवार सुबह 11 बजे हरियाणा के हिसार में होगा। उनका पार्थिव शरीर अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में पंच तत्व में विलीन होगा। अग्रोहा धाम में ही उनकी धर्म पत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। एक रात में कई शहरों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का मकसद एक ही है, यूपी में कानून का राज कायम रहे। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। और अगर योगी के रूल ऑफ लॉ को कोई चैलेंज करता है तो देखिए उसका क्या हाल होता है।
अपराध के रास्ते पर चलने वाले बुलेट डोज मिलने से करा उठते हैं। अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है। बागपत में योगी फोर्स ने 3 बदमाशों का एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया। इन बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाने की जरूरत की थी। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस ने फर्रुखाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश का किया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। कौशाम्बी में भी एक गौ तस्कर का योगी फोर्स ने बुलेट हिसाब किया है, जबकि उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर जब जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर जारी है और इसी कड़ी में आज झालावाड़ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और नशे की काली कमाई से बनाई गई अवैध इमारत को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर है झालावाड़ के अकरेला इलाके की, जहां सुबह सुबह ही नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर का कहर बरपा और देखते ही देखते अवैध कब्जा जमींदोज हो गया। और सिर्फ इसी मकान पर नहीं बल्कि एक और मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त किया जो नशा तस्करी की कमाई से वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। भारी पुलिस के बीच प्रशासन ने नशा तस्करों की काली कमाई की एक ईंट पर तब तक चोट की जब तक कि अवैध कब्जा मिट्टी में नहीं मिल गया। बता दें कि ये कार्रवाई नशा तस्कर कालू लाल तंवर और गिरिराज तंवर के खिलाफ की गई, जिसके वन विभाग पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन नशा तस्करों और भूमाफियाओं को सख्त संदेश है कि अगर अवैध कब्जा होगा तो उसका साम्राज्य ऐसे ही ध्वस्त होगा। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक बार फिर बमबाजी से दहल गया है। ठीक वैसी ही बमबाजी जैसी माफिया अतीक के गुर्गे गुड्डू बमबाज ने की थी। इसके बाद अब हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि क्या गुड्डू बमबाज लौट आया है। क्योंकि प्रयागराज का करेली नगर एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज से थर्रा उठा है। इस बमबारी ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू बमबाज की तस्वीरें ताजा कर दी है, जब उसने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ बम फेंके थे और अब राजा ने ठीक वैसा ही किया। दावा किया जा रहा है कि राजा ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया है और इसके पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पत्नी से विवाद के बाद राजा अपने ससुराल पहुंचा और वहां किसी से कहासुनी हो गई और फिर इसी के बाद उसने एक के बाद एक 3 बम घर पर फेंके और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गुजरात के अहमदाबाद में एआई के जरिए पुलिस की इमेज खराब करने वाले एक रीलबाज को पुलिस ने अच्छे से सबक सिखाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोपी अपने किए की कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने के लिए मोहसिन कुरैशी की यह हरकत उसके लिए भारी पड़ गई। पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो 24 घंटे के अंदर ही रीलबाज की सारी हवाबाजी निकल गई। कान पकड़ता हूँ, आज के बाद ये वीडियो कभी बनाऊंगा या कभी डालूंगा। अब बताते हैं कि इस मोहसिन ने क्या हरकत कर डाली थी। इसे सोशल मीडिया पर टशनबाजी के लिए एआई जनरेटेड फोटो शेयर किया, जिसमें इसने पुलिस वालों को ऐसा दिखाया जैसे वो इसकी सिक्योरिटी में लगे हैं। पुलिस तक जैसे ये फोटो पहुंची उसके कुछ ही घंटों बाद मोहसिन कान पकड़े हुए थाने में नजर आया। जो वीडियो डाली थी वो एआई से बनाई हुई थी और कान पकड़ता हूँ, आज के बाद ये वीडियो कभी बनाऊंगा या कभी डालूंगा। मोहसिन को समझ आ गया कि ऐसी टशनबाजी कितनी भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अब आप देखिए कि पहले पति ने पत्नी की नाक काटी और बदले में पीड़ित पक्ष ने भी जवाबी हमला कर दिया। और रामायण वाला बदला लखीमपुर खीरी में पूरा होता देखने को मिला। दरअसल घरेलू विवाद और हिंसा की तस्वीर तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन लखीमपुर खीरी में तो नाक के बदले नाक वाला मामला देखने को मिला। एक पारिवारिक विवाद देखते ही देखते 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आरोप है कि मायके जाने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। पति ने मारपीट की और पत्नी की नाक काट दी। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और आरोप है कि जवाबी हमले में दामाद की बहन की नाक काट दी। अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करने के बाद ही कानूनी कार्रवाई करेगी। बिहार के नवादा में जहरीले सांपों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां महज 4 घंटे के अंदर सांप के काटने के 9 मामले सामने आए हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल भीषण गर्मी में सांप बिलों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में नवादा के लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे में सर्पदंश के 9 मरीज भर्ती हुए। एक मरीज तो सांप को मारकर अस्पताल लेकर पहुंच गया ताकि डॉक्टर पहचान कर अच्छे से इलाज कर पाए। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और सभी मरीजों को 14 एंटीवेनम देकर निगरानी में रखा। डॉक्टरों के मुताबिक भीषण गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में अंधविश्वास से बचें और बिना देर किए अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर इलाज से ही जान बचेगी।
नेपाल की पहाड़ी और समतल क्षेत्रों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी के कैचमेंट एरिया में डूब क्षेत्र का दायरा बढ़ने के बाद बैराज से 20 फाटक जो है वो खोलने पड़े हैं और इसके बाद कोसी उफनती हुई नजर आ रही है। नदी का बहाव भी तेजी से बढ़ रहा है और जलस्तर भी। गरजती हुई कोसी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे दोनों किनारों का कटान भी शुरू हो गया है। नेपाल बिहार के बॉर्डर पर मौजूद कोसी बराज पर लगातार बढ़ रहे दबाव और पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से इसके 56 फाटकों में से 20 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके बाद से पूरे तटबंध क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी और गश्त की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति के समय रहते निपटा जा सके। सुबह बराक क्षेत्र में नदी का जल प्रवाह 99,500 क्यूसेक और कोसी बराज 1,31,175 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि दोपहर बाद बराक क्षेत्र में जल स्त्राव 1,08,600 क्यूसेक तथा कोसी बराज पर 1,72,435 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नदी में लगातार बढ़ रहा ये जलस्तर और उसका बहाव इलाके में बाढ़ की दस्तक देने लगा है, जिस वजह से सुपौल के साथ ही सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर मलबा, हर तरफ बस पानी, मलबा और बेबसी का मंजर दिखाई दे रहा है। और ये 3 तस्वीरें पहाड़ों पर बेबस भरी जिंदगी को बयां करने के लिए काफी हैं। कहीं स्कूल जाने के लिए उफान पार करना पड़ रहा है तो कहीं बुलडोजर की मदद से जिंदगी आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को खौफनाक सफर करना पड़ रहा है। देखिए कैसे रस्सी की पुली के सहारे ये स्कूली छात्र रामगंगा नदी पार कर रहे हैं। अब जरा उत्तरकाशी की बेबस भरी जिंदगी देखिए, जहां रास्तों पर नाले उफान मार रहे हैं और जाना बेहद जरूरी हो तो बुलडोजर की मदद से लोगों को रास्ता पार करवाया जा रहा है। तो वहीं हिमाचल के सिरमौर से आई ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर है बाबा बड़ोलिया मंदिर की, जो पहाड़ से बह रही जलधारा के बीच भले ही अद्भुत लग रहा है, लेकिन आसपास के इलाकों का हाल बेहाल हो गया है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।